7 जून 2023 की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त रहा था। एक लड़का एक दरवाजे को लगातार पीट रहा था, खटखटा रहा था, खुलवाने के लिए आवाज लगा रहा था। अभी लोग पूरी तरह से जगे भी नहीं थे, कुछ लोग जाग चुके थे तो अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। इसी बीच में जब उस लड़के ने बार बार दरवाजे को खटखटाना शुरू किया है तो एक शकीला खातून नाम की एक महिला दरवाजा खोलती है, और जैसे ही दरवाजा खोलकर उसने अपनी आंखों से उस लड़के को देखा, देखते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उसका बेहोश होना था, वो लड़का बड़ा परेशान हो जाता है, उस महिला को जगाने के लिए बार बार कोशिशें कर रहा था। यह आवाज घर के अंदर तक पहुंच जाती है। घर के जो एक और सदस्य होता है, इसका नाम याकूब अंसारी होता है, वो भी इस बात को सुनने के बाद, इन आवाजों को सुनने के बाद मौके पर आता है। और जैसे ही उसने उस लड़के को, यानी कि जो अभी दरवाजा खटखटा रहा था, उसे देखा और अपनी पत्नी को बेहोशी की हालत में देखा, तो वो जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। बस उसकी चीखों को, उसकी चिल्लाने की आवाजों को आसपास के लोगों ने भी सुन लिया। अब देखते ही देखते 20 से 30 मिनट के अंतराल में पूरा गांव यहां पर इकट्ठा हो जाता है। दरअसल जैसे गांव वाले इकट्ठा होते हैं, कुछ लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, और वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर देते हैं। दरअसल वायरल करने के बाद आखिरकार वो लड़का बार बार अपनी मां को देख रहा था, क्योंकि वो उसकी बेटा है, वो उसका बाप था जो चिल्ला रहा था। और वो एक बात कह रहा था कि अंगूरी दिखाई नहीं दे रही है, मुझे अंगूरी को देखना है, मेरे बेटे कहाँ हैं, उनको देखना है। वो अपनी पत्नी को के देखने के लिए बात कर रहा है, अपने 2 बच्चों के देखने के लिए बात कर रहा है। माँ को ये सुध बुध खो बैठी थी, उसे पता ही नहीं था कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। वो असल में कुछ महीने पहले, करीब 7 महीने पहले वो मर चुका था। उसका परिवार वालों ने सुपुर्दे खाक कर दिया था, और वो अखबारों में भी खबर छपती है, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन अपने बेटे को जिंदा देखने के बाद बड़ी हैरानी हो रही थी। जब माँ को होश आता है तो माँ कहती है कि बेटा, तुम मर चुके थे, इसलिए तुम्हारी जो पत्नी है उसकी शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल में रह रही है। वो लड़का बड़ा परेशान हो जाता है ये बात सुनने के बाद कि आखिरकार ये सब 6 महीने में इतना कुछ कैसे बदल सकता है। दरअसल आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये सब अचानक से ये सब क्या हुआ, कि इसमें कई जिंदगी बर्बादी की कगार पर पहुंच जाती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर की। दरअसल अयोध्या से चलकर नई दिल्ली जाने वाली नई दिल्ली एक्सप्रेस 14205, ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी होती है। 16 दिसंबर 2022 की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त था। जो जर्नल कोच है, जर्नल कोच के डी में बहुत सारी भीड़ हो रही थी, और इसी बीच में एक महिला ने अचानक ही अपने जो बैग होता है, जो उसका पर्स था, उस पर्स पर अपने मोबाइल को जैसे ही निकालने की कोशिश की तो उसका मोबाइल गायब था। बस मोबाइल गायब होना था कि उस महिला ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया कि मेरा मोबाइल चोरी कर लिया किसी ने। उसमें बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी। जब उसने महिला ने लगातार चीखना शुरू किया है तो एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास रही होगी, उस लड़के ने इधर उधर बचने की जब कोशिश की है तो आसपास के जो मुसाफिर थे, यात्री थे, उन्हें लगता है कि शायद यही चोर है। अब उन्होंने उस लड़के को और पकड़ के उसको पीटना शुरू कर दिया। वो लड़का बार बार कह रहा था कि साहब मैंने चोरी नहीं की है, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। और लगातार जब उसे पीट रहे हैं तो इसी बीच में कुछ लोगों की नजर पड़ती है कि मोबाइल था जरूर, लेकिन वो जमीन पर पड़ा हुआ था, यानी कि जो बोगी थी उसी के उस पर पड़ा हुआ था। अब आखिरकार उस लड़के के साथ होता क्या, कुछ लोगों ने तो उसे छोड़ दिया, लेकिन इसी बीच में 1127 संगम विहार कॉलोनी, थाना नंदग्राम, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला, नाम उसका नरेंद्र कुमार दुबे होता है। अचानक ही उसके अंदर कहां से पावर आती है, ताकत आती है कि बाकी सब लोग तो उस लड़के को पीट पाट कर छोड़ चुके थे, लेकिन इस नरेंद्र दुबे ने उस लड़के को, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास रही होगी, उसको बेवजह पीटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम चोरी करते हो, पर लोगों को परेशान करते हो। वो उसे पीटता पीटता बिल्कुल जो मेन गेट था, दरवाजा था, वहां तक लेके जाता है, और पीटता पीटता उसमें इतनी जोर की लात मारता है कि वो जमीन पर गिर जाता है, यानी कि चलती ट्रेन से उसको फेंक देता है। बस इसको फेंकना था। अब इस बोगी के अंदर जो पूरी खचाखच भरी हुई थी, हंगामा खड़ा हो जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अचानक ये सब हो क्या गया है। तभी किसी ने चलती ट्रेन से 112 नंबर पर पुलिस को फोन कर दिया। जैसे ही 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया, पूरी कहानी बताई जाती है कि एक रेलगाड़ी है जो कि अयोध्या से चलकर नई दिल्ली की तरफ जा रही है। हम शाहजहांपुर की बात कर रहे हैं। यहां से कुछ ही दूर चलने के बाद एक महिला का मोबाइल था, वो गायब हो जाता है। उसके बाद फिर हंगामा खड़ा होता है, और इसी बीच में से एक लड़के की पिटाई होती है, और पिटाई होने के बाद उसको जमीन पर फेंक दिया जाता है, यानी कि चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता है। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है, पुलिस एकदम सक्रिय हो जाती है, और अगला जो जंक्शन था, रेलवे स्टेशन था, वो बरेली का जंक्शन था। जीआरपी थाना प्रभारी होते हैं विनोद कुमार, अपनी टीम के साथ उस बोगी को, जो जर्नल डी बोगी थी,
उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। भीड़ ज्यादा थी, वहां से किसी को भागने का अवसर मिल ही नहीं पाता। आखिरकार इसी बीच में एक और लड़का होता है जिसका नाम है आलोक कुमार। आलोक कुमार जो कि अयोध्या की नई सब्जी मंडी का रहने वाला होता है। उसने इस पूरे वाकये का एक वीडियो अपने मोबाइल में उतार लिया था और उस वीडियो को उसने मोबाइल में उतार लिया। इसी बीच में जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, मौके पर आने के बाद फिर पूछा जाता है कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। तब उसने आलोक कुमार ने ये पूरा पुलिस को वीडियो दिखाया, कहा कि देखो साहब, यहां कुछ इस तरह का मामला था। एक लड़का था जिसकी बेवजह पिटाई कर दी गई, पिटाई करने के बाद उसको ट्रेन से धक्का दे दिया। अब ये बात सुनने के बाद जो जंक्शन बरेली की पुलिस टीम होती है उसने शाहजहांपुर की पुलिस को फोन किया और फोन करने के बाद कहा कि यहाँ एक बोगी के अंदर कुछ इस तरह का हंगामा हुआ था, आप देखिए क्या किसी को फेंके जाने की बात सच है कि नहीं है। अब इसके बाद फिर पुलिस ने ये पड़ताल करना शुरू कर दिया। पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि शाहजहांपुर का एक थाना लगता है तिलहर, और तिलहर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है गुलचप्पा। गुलचंपा में दरअसल जब पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो छत विक्षत हालत में वाकई एक शव मिलता है जो रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा हुआ था। अब पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जिसने फेंका था उसका नाम नरेंद्र दुबे था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और 17 दिसंबर 2022 को उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। ये जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है। दरअसल एक लड़के के साथ मारपीट होती है, चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, उसको गिरा दिया जाता है और उसकी जो लाश है वो शाहजहांपुर की मोर्चरी में रखी हुई है। बस ये सूचना थी और ये सूचना जब वायरल होती है तो वायरल होते होते बिहार प्रदेश का एक जिला मुजफ्फरपुर लगता है और मुजफ्फरपुर जिले का एक थाना लगता है तुर्की, और तुर्की थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है खरोना तारसन। दरअसल यहाँ के रहने वाले 3 व्यक्ति होते हैं। एक का नाम याकूब अंसारी होता है, एक का नाम सोराब होता है, एक नसीर होता है। ये लोग वहां शाहजहांपुर पहुंचते हैं, पुलिस से संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद कहते हैं कि साहब, हमारा बेटा है जो कि लखनऊ से वापस दिल्ली की तरफ जा रहा था, ये हमारा बेटा है, हम उसे देखना चाहते हैं। हमने वीडियो में जो देखा है उस वीडियो से बिल्कुल साफ साफ लग रहा है, एक बार लाश दिखवा दीजिए। अब मोर्चरी में रखी हुई लाश देखी जाती है तो उसके 6 टुकड़े हुए पड़े थे। अब पुलिस वालों ने कहा कि जाकर देख सकते हो। उस लाश को देखने के बाद जो ये व्यक्ति है जिसका नाम याकूब अंसारी है वो फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि साहब, ये तो मेरा ही बेटा है। दरअसल ये दिल्ली में यहाँ काम करने के लिए गया था और इस तरह से कोई बात हो गई है। उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया, लेकिन उसके 6 टुकड़े थे। वो सोचते हैं कि आखिरकार हम इसको कैसे लेके जाएंगे। परिवार के लोग जब इस लाश को देखेंगे तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा, इसलिए इसकी मिट्टी को हम खराब नहीं करना चाहते। यहीं शाहजहांपुर में ईदगाह रोड पर एक छोटे खुतबे के पास एक कब्रिस्तान लगता है, वहां पर मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से उस लाश का सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है। उस लाश का सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है। जो आरोपी था उसको जेल भेज दिया जाता है। वक्त आगे बढ़ जाता है और वक्त आगे बढ़ने के बाद दरअसल जो उसकी मरने वाले की बीवी होती है, नाम उसका अंगूरी होता है, 2 उसके बच्चे होते हैं। अब अंगूरी क्योंकि अपने पति के लिए उसे पूरी तरह से इत्मीनान हो जाता है, क्योंकि उसका पति तो मर ही चुका है। आखिरकार उसने ये दूसरी शादी करने का फैसला ले लेती है और वो यहाँ से बिहार के ही एक वैशाली जिला लगता है, वहां पर शादी कर लेती है। बच्चे शायद उसके पास हैं या नहीं, इस बारे में मैंने पता करने की कोशिश की लेकिन पता नहीं चल पाता। वक्त आगे चला जाता है और ये तारीख थी 7 जून 2023। लगभग 7 महीने इस घटनाक्रम को हो चुके थे और अचानक से ही एताब अंसारी जब अपने घर के दरवाजे को पीट रहा था, उसकी मां बेहोश हो जाती है। पिता को आश्चर्य हो रहा था कि जिसकी लाश को वो अपने हाथों से दफना कर आया है, दरअसल वो जिंदा कैसे हो सकता है। देखते ही देखते पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल जाती है। लोग इसका वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। वायरल होते होते उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के उस थाने में पहुंच जाती है वीडियो, जिस थाने का ये पूरा मैटर होता है। पुलिस आती है, उस लड़के को अपने हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछा जाता है कि जब तुम मर चुके थे तो जिंदा कैसे हुए। उसने कहा कि साहब, मैं खाने कमाने के लिए यानी कि सिलाई कढ़ाई का काम करने के लिए दिल्ली चला गया था, लेकिन दिल्ली जब पहुंचा था तो मेरा वहां काम चल नहीं रहा था, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं। इधर तो 2 बच्चे, बीबी, उसका खर्चा कैसे उठाऊं, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं और निकल जाता हूं। वो खाने कमाने के लिए गुजरात चला जाता है और अगले 6 महीने तक पूरे परिवार से कोई संपर्क नहीं करता, क्योंकि उसका जो काम था वो अच्छे से चल नहीं रहा था। जितना कमाता था बस उतना अपने लिए ही कमाता था, अपने लिए ही खाता था। जब उसका काम चलना बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाता है तब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस अपने घर बिहार के मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र के गांव में पहुंच जाता है, जिसका नाम है खरोना तारसन। जब वहां जाता है, वहां जाने के बाद वो पूरी कहानी पुलिस को, परिवार वालों को, बाकी सब लोगों को बताई जाती है। तो ये बात पहुंचते पहुंचते शाहजहांपुर की उस जेल में पहुंच जाती है जहां पर नरेंद्र दुबे गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देता। वो लगभग 2.5 साल तक जेल में रहता है। अब कानून का कुछ तिगड़मबाजी, जैसे आप समझ सकते हैं, तिगड़मबाजी चलाई जाती है। वकील अपनी तरफ से कुछ दांव पेच खेले जाते हैं
और जब ये अदालत में बात पहुंचती है तो 4 जून 2025 को जज साहब ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम इसको इस आरोप से दोष मुक्त कर रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के मरने का आरोप लगाया गया था, दरअसल उसने खुद आकर गवाही दी है कि मैं जिंदा हूं, मैं नरेंद्र को नहीं जानता, मैं उस ट्रेन में सफर नहीं कर रहा था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस उससे यानी कि न्यायालय उसको दोष मुक्त जरूर कर देता है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क जरूर छोड़ देता है कि वो मरने वाला कौन था। उस मरने वाले का तो कोई पता ही नहीं चल पाया कि वो मरने वाला कौन था, लाश किसकी थी, वो कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था, उसके परिवार वाले कौन हैं कौन नहीं है। तमाम तरह के सवाल थे। इन सवालों का जवाब मीडिया भी ढूंढता रहा, जितने लोग इस कहानी के बारे में जान रहे थे वो भी ढूंढते रहे, मैंने भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं भी कोई पता नहीं चल पाया। यदि आप में से कोई इस कहानी को जो उस कोई किसी परिवार में कोई ऐसा लड़का गायब हो और वो सुन रहा हो, क्योंकि अदालत ने यह भी कहा है कि अगर परिवार ने आकर मुकदमा दर्ज कराया तो उस लड़के पर वैसे ही मुकदमा चलेगा हत्या का जैसे चल रहा था, लेकिन अगर कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराएगा तो हम उसे कैसे आरोप सिद्ध उस पर करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि ये कानून है, इसको लचीला जो कहा जाता है इसलिए तो कहा जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि इस पूरी कहानी में पुलिस की बड़े स्तर पर लापरवाही रही थी, और उससे ज्यादा लापरवाही जो जिसने शिनाख्त की थी, 3 लोग जो आए थे मुजफ्फरपुर से, उनकी भी बड़ी गलती रही थी कि आखिरकार बिना डीएनए रिपोर्ट के ही पुलिस ने कैसे ये मान लिया कि मरने वाला उनका बेटा ही था। बिना जांच पड़ताल किए पुलिस ने भी, क्योंकि आसानी से पकी पकाई पुलिस को खीर मिल जाती है, पुलिस खुश हो जाती है, और वाकई इसमें बड़ी छीछालेदर होती है पुलिस की। अगर पुलिस ने ईमानदार से काम किया होता या अभी भी ईमानदार से काम कर सके तो कम से कम उस लड़के के जिसको चोरी का इल्जाम लगाकर, क्योंकि महिला का मोबाइल तो जमीन पर ही गिरा हुआ था, वहां पड़ा हुआ था, उसने चोरी की थी या नहीं की थी ये भी कुछ नहीं पता, लेकिन उसे बेवजह मार दिया गया। यदि मारना ही था तो कानून अपनी सजा देता। मारने वाली जो भीड़ थी, काश उसे बचाने की कोशिश करते और पुलिस के हवाले कर देते तो उस रात मौत नहीं होती, यानी कि हत्या नहीं होती। दोस्तों, जाते जाते आकृति कुमारी हैं, उनका भाई हिमांशु पासवान हैं, ये जुड़वा हैं जो कि मधुबनी के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और साथ ही लोकेश गहलोत जो कि हैदराबाद से हैं, भूमिका लखीमपुर खीरी से हैं, सरमिन कोलकाता से हैं, अंकिता कुमारी गोरखपुर से हैं, नैन्सी निषाद रामगढ़ से हैं, रूपा साहू और अवधेश कुमार सुल्तानपुर से हैं। आज इन सभी का जन्मदिन है, इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरठ के रहने वाले सोनू कुमार हैं, उनकी पत्नी रिंकी कश्यप हैं, आज इनकी शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें महेंद्र सिंह, आलोक कुमार, इंदु शर्मा, नरगिस, रोहित केशव, नदीम अहमद, चंपा लाल, पुरोहित, आफ्ताब खान, जिया, सुमित वर्मा, शिवम त्यागी, डॉक्टर सुरेश, अब्दुल रऊफ अंसारी, रमन कुमार, कृष्णा देव, पंकज गौर, विकास कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।